अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जम की पढ़ाई हो रही होगी, छुट्टियां भी इंजॉय हो रही होंगी। छुट्टियों में आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। फ़िज़िकल एजुकेशन जो है, जिसको हम फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी कहते हैं, इसका आपने बड़ा ध्यान रखना है। और मुझे पता है आप में से कुछ लोग जिम भी जाते होंगे, मगर अभी चूँकि लॉकडाउन की सूरत हाल है तो आप लोगों ने घर में कोई ऐसा तरीका जो है वो देखना है कि आपकी वो जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, वो जो फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, वो जो है वो कंटिन्यू रहे। तो उसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी मल्टीपल एलील्स की, और आज मैं आपसे बात करूँगा दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और वो दोनों टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आसान है, इजीली, बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं जेनेटिक्स के आज की लेक्चर में। पहले हम एक टॉपिक देखते हैं, उसका नाम है प्लीयोट्रॉपी। अच्छा, प्लीयोट्रॉपी बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। प्लीयोट्रॉपी है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। आप एक ही एग्जाम्पल में सारी बात समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है ना। व्हाट इज़ प्लीयोट्रॉपी? देखिए, प्लीयोट्रॉपी क्या है। इट इज़ मल्टीपल phenotypic effects produced by a single, अब आप चाहें तो इसको जीनोटाइप कह लीजिए, चाहे तो आप इसको जीन कह लीजिए, चाहे तो आप इसको प्रोटीन कह लीजिए, या चाहे तो आप इसको एंजाइम कह लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी। वो एक ज़माने में एक हाइपोथेसिस बड़ी मशहूर हुई थी और आज भी आप किताब में उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी एक ज़माने में जो साइंटिस्ट थे वो इस बात में बिलीव करते थे कि हर जीन किसी एंजाइम को कोड करती है। अच्छा, आज हमें ये बात मालूम हो गई कि हर जीन एंजाइम को कोड नहीं करती, बट प्रोटीन को ज़रूर कोड करती है। तो आजकल हम उसको वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस कहने लगे। तो मैं जीनोटाइप कहूँ, मैं जीन कहूँ, प्रोटीन कहूँ या एंजाइम कहूँ, बात एक ही है। तो प्लीयोट्रॉपी में हम क्या देखेंगे कि कोई एक जीनोटाइप होगा या कोई एक जीन्स का पेयर होगा, कोई एक जीन होगी या कोई एक प्रोटीन होगी या कोई एंजाइम होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है, एंजाइम की सीरीज़ हमने कंप्लीट की है रिसेंटली अपनी, तो उसमें हमने देखा कि एंजाइम भी जो है दे आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। तो इनके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, उसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने एक डिज़ीज़ का नाम सुना होगा, जिस डिज़ीज़ को आप और मैं एल्बिनिज़म कहते हैं। वो आपने देखे होंगे, वो लोग जो होते हैं जो भूरे होते हैं, इनके बॉडी में पिगमेंट्स जो है वो नहीं होते। बेसिकली होता क्या है, उनमें एक जीन होती है जिसको हम कहते हैं TYR जीन। ये जीन जो है वो डिफेक्टिव होती है। अच्छा, अब देखें कितने जीन डिफेक्टिव हैं यहाँ पर, ध्यान दे देखिए। TYR जीन, ये एक जीन यहाँ पर डिफेक्टिव है, सिंगल जीन, ठीक है। मगर जब ये सिंगल जीन डिफेक्टिव है तो उसका इफेक्ट देखिए हमें कहाँ का नज़र आ रहे हैं। इसके इफ़ेक्ट हमें तीन मेन जगहों पर नज़र आ रहे हैं। ना हमें हेयर में पिगमेंटेशन नज़र आ रही है, ठीक, नहीं नज़र आ रही। ना हमें, कल हमने आई कलर की बात की थी मल्टीपल एलील्स में लास्ट लेक्चर में, तो ना हमें आइरिस में पिगमेंटेशन नज़र आ रही है, ऐसे ही। और ना हमें बालों के साथ, आइरिस के साथ बॉडी में पिगमेंटेशन नज़र आ रही है। तो ये जो तीनों पिगमेंटेशन है, ये बंदा लैक कर जाएगा, लॉस कर जाएगा, ख़त्म कर जाएगा, ये इसके पास नहीं होंगी। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक जीन ने, जो कि ये आपकी एक सामने एक जीन है, सिंगल जीन है ना, एक जीन है, ज़्यादा तो नहीं है, इसने तीन डिफरेंट फिनोटाइप्स को, तीन डिफरेंट कैरेक्टर्स को, तीन डिफरेंट चीज़ों को अल्टर कर दिया, ठीक है। मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक जीन के या एक प्रोटीन के या एक एंजाइम के, व्हाटएवर यू से, मल्टीपल इफेक्ट हमें नज़र आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं प्लीयोट्रॉपी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लीयोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बात समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास
प्लेयोट्रॉपी की जो है वो ज़बरदस्त और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ आ गई सब लोगों को बहुत अच्छे से। अच्छा, इसकी में चले मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसकी एक और एग्जाम्पल है, हमारे पास एक डिजीज़ होती है, आपको मालूम है, फिनाइल कीटोन यूरिया। और फिनाइल कीटोन यूरिया में बेसिकली फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, वो एक एंजाइम मिसिंग होता है, और इस एंजाइम मिसिंग होने की वजह से फिनाइल कीटोन यूरिया में हमें मल्टी सिस्टमिक जो है वो इफेक्ट नज़र आते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, उसमें जो बोन्स की डेवलपमेंट है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है, इसमें जो है लोगों को दौरे पड़ने लगते हैं, सीजर जिनको हम कहते हैं। तो एक बीमारी एक एंजाइम की वजह से हुई और उसमें हमें बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट जो है वो नज़र आए। तो ये हमारे पास PKU की यानी फिनाइल कीटोन यूरिया की एग्जाम्पल है। तो बेटा ये प्लेयोट्रॉपी था, बिल्कुल आसान था, आप समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जो एपीस्टेसिस है वो इससे भी ज़्यादा आसान है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँगा, आप फ़ौरन समझ जाएंगे। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सबको समझ आ गया? श्योर, चले। अब जो एपीस्टेसिस है वो तो इससे भी ज़्यादा आसान है, और वो आपके लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान क्यों है? वो इसलिए बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि आपने ब्लड ग्रुपिंग ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है, देखें कैसे, आप ज़रा समझिएगा, 2 मिनट में आप लोग समझ जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास हमारा रेड ब्लड सेल है, नज़र आ रहा है आप लोग? आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ब्लड ग्रुपिंग की, और हमने देखा था कि एक एंटीजन होती है जिसको हम एंटीजन आई या आइसोहीमोग्लूटिनोजन कहते हैं, वो इस रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन पर अटैच होती है। अब अगर वो टाइप ए की अटैच हुई तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, टाइप बी की अटैच हुई तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, टाइप दोनों की अटैच हुई ए और बी की तो ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा, और अगर अटैच ना हुई तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक मज़े की बात समझनी है। लेट सपोज कि ये हमारे पास एंटीजन ए है, ये हमारे पास एंटीजन बी है, दोनों। ठीक है, इन दोनों को इस रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन पर अटैच होने के लिए एक और मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आमतौर पर ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनको कोड करने वाली जो जीन होती है उसको हम कहते हैं जीन H, और याद रहे जीन H का प्रेजेंट होना डोमिनेंट कैरेक्टर है और इसका एब्सेंट होना रिसेसिव कैरेक्टर है। सही है, हमें पता है आइसोहीमोग्लूटिनोजन का होना डोमिनेंट कैरेक्टर है, हमने कल बात की थी लास्ट लेक्चर में, और इसका ना होना रिसेसिव कैरेक्टर, ये भी हमने बात की थी। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये IA और ये IB, इसका जो जीन लोकस है वो डिफरेंट है, इज डिफरेंट फ्रॉम जीन H। और ये बात आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने जहन में रखनी है। अब होगा क्या, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो ये A आइसोहीमोग्लूटिनोजन A इस जीन H के एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट के साथ आके अटैच हो जाएगी और हम बोलेंगे इसका ब्लड ग्रुप A है। सही। इसी तरह अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप B होगा तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये जीन H होगी, इसका कार्बोहाइड्रेट होगा, और यहाँ पर ये एंटीजन B से आगे अटैच हो जाएगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB होगा तो दोनों अटैच हो जाएंगे, और किसी का अगर O होगा तो कोई भी नहीं होगी। सपोज़ करें, लेट सपोज कि एक साहब हैं, उनका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस A है और इनकी जो वाइफ है इनका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस B है। ठीक, अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों अपने बच्चों को ब्लड ग्रुप A की और ब्लड ग्रुप B की दोनों की जीन इनहेरिट करेंगे, और जब मैं इसे क्रॉस करूँगा आपके सामने तो जवाब हमारे पास आएगा ब्लड ग्रुप AB, यानी इन सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप AB होना चाहिए। ऐसे ही है। बट व्हाट इफ कि अगर ये इसके साथ इस कार्बोहाइड्रेट की जीन बच्चों को इनहेरिट ना करें, आप बात समझ रहे? तो अब क्या होगा, एक गैमेट ये बन गया, एक गैमेट ये बन गया, और जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो ये गैमेट ऐसे बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट बनाने वाली जीन प्रेजेंट नहीं होगी।
नहीं होगी ना। अब जब नहीं होगी तो क्या होगा, अब आप समझ सकते हैं कि रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन मौजूद है, साथ में आइसोहीमोग्लूटिनोजन ए मौजूद है, बी भी मौजूद है, मगर इस ए और बी को अटैच करवाने वाली जो हमारी जीन एच है वो एब्सेंट है रिसेसिव कैरेक्टर होने की वजह से। तो क्या ये इसके ऊपर अटैच होंगे? नहीं होंगे, और टेक्निकली ये जो ब्लड ग्रुप है ये ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर एक ऐसी जीन जो कि किसी लोकस पर मौजूद है उसके एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर रही है, चेंज कर रही है, बदल रही है, तब्दील कर रही है, एक ऐसी जीन जो कि एक डिफरेंट लोकस के ऊपर मौजूद है। तो ये कॉन्सेप्ट जिसके अंदर किसी भी फेनोटाइपिक कैरेक्टर को क्या कहना चाहिए, उसको ऑल्टर किया जाता है किसी ऐसी जीन की मदद से जो किसी दूसरी लोकस पर मौजूद हो, इसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जीन एच ने ऑल्टर कर दिया एक्सप्रेशन ऑफ जीन ए और जीन बी को। ये बात आपको समझ आ गई? तो अब मैं इसको आपके लिए लिख देता हूँ। तो ये इतनी आसान है और ये एपिस्टेसिस है। तो एपिस्टेसिस, तो व्हाट इज एपिस्टेसिस? इट इज इफेक्ट्स ऑफ अ जीन लोकेटेड या प्रेजेंट, जो भी आप कहना चाहें, ऑन अ क्रोमोसोम on another gene located at different locus। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिए, और वो चीज़ आपने क्या नोट करनी है? शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ पर आपने ये नोट किया कि यहाँ पर ये जो इफ़ेक्ट हुआ ये तब हुआ जब इस कार्बोहाइड्रेट की जीन रिसेसिव फॉर्म में हमें नज़र आई। ठीक है, अगर डोमिनेंट होती तो ये नॉर्मल एक्सप्रेशन हो जाता है इसका। तो अगर एपिस्टेसिस किसी रिसेसिव जीन की वजह से हो तो इसको हम कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस, सही। और यही अगर किसी डोमिनेंट जीन की वजह से होता तो हम उसको कहते थे डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेसिव और डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस होती है उसमें ये जीन जब किसी दूसरी जीन को इफेक्ट करती है, और ये हमें कहाँ मिलती है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस आमतौर पर हमें फ्लावर और फ्रूट के कलर्स के अंदर मिलती है, फ्लावर एंड फ्रूट कलर्स। तो उसमें क्या होता? उसमें कोई जीन, सिंगल जीन डोमिनेट हो जाती और वो किसी दूसरे जीन के ऑल्टर को, पूरे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को जो है वो ऑल्टर कर देती, चेंज कर देती। तो बेटा ये हमारे आज के टॉपिक से एपिस्टेसिस की और प्लियोट्रॉपी के मैंने कोशिश की कि ये कॉन्सेप्ट जितने सिंपल करके मैं आपको समझा सकूँ मैं आपको समझाऊँ। ये अक्सर बच्चों को ट्रबल करते हैं, समझ में नहीं आते। होपफुली कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हम अपना आज का ये लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। लेक्चर्स को देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। इसी तरह देखते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए और उनको कहिए कि वो अपने दोस्तों को बताएं, ताकि एक एजुकेशन की एक चेन है जो कि चल पड़े और सब बच्चे जो है वो, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस ज़बान को समझ सकते हैं वो सब के सब जो है वो इससे फ़ायदा उठाएँ। मैं ये लेक्चर उर्दू में डिलीवर इसलिए करता हूँ क्योंकि अंग्रेज़ी में मैं देखता हूँ रोज़ाना जब भी मैं कोई टॉपिक आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो मैं देखता हूँ उसके ऊपर पहले से क्या क्या मटेरियल मौजूद है और कोशिश करता हूँ कि जो मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है उससे हट के आपको कोई चीज़ जो है वो बताऊँ, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो। और लैंग्वेज भी वो इस्तेमाल करूँ जो आपकी और मेरी लैंग्वेज है, यानी उर्दू में, और मैं ये आपसे सारी बात करूँ ताकि आपको अच्छी समझ आए। तो एक चेन बन जाए और पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ तक ये चीज़ जा सकती है वहाँ जाए और आप सब लोग उसको देखें। ठीक है बेटा, तो आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।